हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 हिंदी हम देखेंगे और पूरी किताब जो है एक ही वीडियो में समाप्त होने वाली है। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, और अंतिम मौका है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यह अंतिम मौका है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करते हैं तो 100% जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जितना हम क्वेश्चन बताएंगे यहीं से आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। क्या प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और 70 नंबर क्या होंगे आपके पक्के होंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 70 नंबर आपके पूरे पक्के होंगे और 22 फरवरी को यहीं से आएगा। ठीक, 22 फरवरी को आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट है और 22 फरवरी को जो है हमारे पास यहीं से जो प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अब हम देखेंगे, इसमें सभी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखा जाएगा। और देखिए ये वीडियो जो है लंबी होने वाली है, इसलिए प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ जान जाए और जानकारी ले लें। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास दिया है कि शुक्ल युग की कालावधि है। क्या कह रहा है कि शुक्ल युग की कालावधि हमसे पूछ रहा है, यानी कि कितनी है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1950 ईस्वी से 1900 तक, बी दे रखा है 1900 से 1920 ईस्वी तक, सी में दे रखा है 1919 से 1938 ईस्वी तक, डी दे रखा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चलते हम दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, वही हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए में दे रखा है 1850 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से, और सी दे रखा है हमारे पास 1938 ईस्वी से, और डी दे रखा है हमारे पास 1919 ईस्वी से। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से। आइए चलते हम आगे अब देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है विष्णु प्रभाकर, बी दे रखा है प्रेमचंद्र, सी हमारे पास जयशंकर प्रसाद, और डी दे रखा है चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विष्णु प्रभाकर। हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में मोहन राकेश, बी यशपाल, सी प्रेमचंद्र और डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा ठूठा आम ठेले पर हिमालय, सी दृष्टिकोण, और डी दे रखा हमारे पास नदी के द्वीप। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ठूठा आम। ठीक, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठूठा आम। आइए चलते हम आगे। देखिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि छायावधोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावधोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, बी दे रखा है डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, और डी हमारे पास दे रखा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जो प्रमुख कवि हैं छायावधोत्तर युग के। आइए चलते हम आगे अब देखेंगे सातवां की अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि हैं। तो दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, और डी दे रखा है हरिऔध। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना की है। तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिऔध, और डी दे रखा है नागार्जुन। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत महाकाव्य के रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, अब ये चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि छायावाद के आस्थावादी कवि हैं। हरिऔध ऑप्शन ए, बी हरिवंश राय बच्चन, सी आगे, और डी दे रखा है हमारे पास दिनकर। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए मतीराम किस युग के कवि हैं। कह रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, और डी दे रखा है रीतिकाल।
तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के जो है मतीराम जो कवि हैं रीतिकाल के हैं। और अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या करा है कि विपत्ति वटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को में रस की पहचान कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए रस पहचान में हम क्या करेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों हम बोर्ड एग्जाम जो 2024 का है इसमें जो है हमें केवल 2 ही रस पढ़ना होता है। तो देखिए कड़ू रस पढ़ना होता है और हास्य रस। ठीक, तो दोनों रस तो होंगे नहीं, पहला दिया है रौद्र और दूसरा दिया हमारे पास शांत रस। तो ये दोनों रस तो हमें पढ़ना ही नहीं, तो ये हमारे चैप्टर यानी कि हमारे क्वेश्चन में भी नहीं आएगा। ठीक, ये चलते हम आगे और देखें विपत्ति कह रहे हैं। तो विपत्ति मतलब क्या होता है कि दुख या शोक, दुख होता है कि नहीं, किसी भी संकट में पड़ना यानी कि विपत्ति। इसका अगर जो शाब्दिक अर्थ निकालें तो हमारे पास क्या होगा, दुख। करोड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है हमारे पास, शोक होता है। ठीक, और इसका डी हमारे पास दे रखा है हास्य रस, इसका जो अस्थाई भाव होता है हास होता है। यहाँ से देखिए दुख का हमारे पास जो है दुख हो रहा है यानी कि इसमें दुख दिखाई दे रहा है यानी कि शोक भी हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, करोड़ रस हो जाएगा। ठीक, यह जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, करोड़ रस। आइए चलते हम आगे। देखिए अब 12वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि ठीक है, देखिए 12वां क्या कह रहा है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है रूपक अलंकार, बी दे रखा है श्लेष अलंकार, और सी दे रखा है उत्प्रेक्षा, और डी दे रखा है उपमा अलंकार। तो हमारे पास जो है यह क्या है, रूपक अलंकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पंक्ति दे रखा है हमारे पास रूपक अलंकार का दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन फुलक भर शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है कि 13-13, बी दे रखा है 20-20, सी 11-11 और डी दे रखा है 9-9। तो इसका अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मात्रा गिनना जानते होंगे तो गिन लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 14वां अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या कह रहा है कि अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए पहला है अभी, और दूसरा में दे रखा है बी यानी कि ऑप्शन बी में दे रखा है अ, सी में आ, और डी में दे रखा है अधि। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। आइए चलते हम आगे। 15वां प्रश्न क्या करें कि पंचानन का समास विग्रह है। पंचानन का समास विग्रह है तो ऑप्शन ए में दे रखा है 5 सिरों का समाहार, 5 पत्रों का समाहार, और सी दे रखा है 5 पल्लवों का समाहार, और 5 डी दे रखा है 5 तत्वों का समाहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सिरों का समाहार। ठीक, अब देखिए सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, होगा या हो। ठीक, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा ऑप्शन ए में स्वामी, बी में दे रखा है सुहागा, सी में दे रखा है सौभाग्य, डी दे रखा है दुर्भाग्य। ठीक है, देखिए डी दे रखा है हमारे पास दुर्भाग्य, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी सौभाग्य। ठीक है, यहाँ तक आया। आइए चलते हम आगे। अब देखेंगे हम 17वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि युष्माभि रूप है युषद शब्द का। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ऑप्शन में दे रखा है तृतीया विभक्ति बहुवचन, और बी में दे रखा है पंचमी विभक्ति बहुवचन, और सी दे रखा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, डी दे रखा है द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति बहुवचन का जो है युष्मादि जो यह रूप है युष्मद का। ठीक, युष्मद रहेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो है तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है युष्माभि। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई।
ऑप्शन में दे रखा है अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। बी दे रखा है बच्चे दूध पीकर सो गए। सी दे रखा है अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यही क्या है हमारे पास, मिश्र वाक्य है। अब देखिए अगला आगे दे रखा है क्या कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है कर्तृवाच्य, बी में दे रखा है कर्मवाच्य, सी में दे रखा है भाववाच्य और डी दे रखा है कारण वाच्य। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है कर्म वाच्य है, इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें का दे रखा है कि मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय होगा। इसमें पूछ रहा है पद परिचय होगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए में और दे रखा है एक वचन कर्मकारक, बी में दे रखा है विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन मन विशेष्य, सी दे रखा है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, डी दे रखा है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक। तो इसमें जो है पद परिचय क्या होगा, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा होगा और स्त्रीलिंग एक वचन और कर्म कारक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम आगे। ठीक है, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। अब चलते हैं हम आगे, देखेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम देखेंगे। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न हमारे पास पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए प्यारे बच्चों पदांश दिया रहता है, उसमें से हमें एक पदांश को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है और उसमें का जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हमें देना रहता है। ठीक है, देखिए यह जो है 6 नंबर का पूछेगा, 3 प्रश्न पूछेगा, 2-2 नंबर का, 6 नंबर में यह जो पदांश है हमारे पास वह पूछता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों गद्यांश से पदांश नहीं, ये इसको हम गद्यांश मान लेंगे। ठीक, पदांश लिखा गया है, ये क्या है हमारे पास गद्यांश जो है, गद्यांश से भी हमारे पास 6 नंबर और पदांश से भी हमारे पास 6 नंबर का पूछता है। तो देखिए पहले हम प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जो दिया रहता है उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो प्रश्न पूछा है उसकी हम उसको हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि क्या कह रहे हैं कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसका देखिए, अगर जो हमारे पास गद्यांश दे रखा है उसको अच्छी तरीके से अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा यह गद्यांश कहाँ से पूछा है और किस चैप्टर से पूछा है। ठीक, तो इसमें पहला ही प्रश्न है हमारे पास पूछता है कि प्रस्तुत गद्यावतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ लिखिए। कहता है कि पाठ लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ लिखिए। तो इसमें देखिए हम संदर्भ लिखिए, यहाँ पर संदर्भ भी लिख सकते हैं या पाठ या लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। तो यह अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया और किसके द्वारा जो है यह लिखा हुआ है। ठीक, तो यह जो हमारे पास गद्यांश दे रखा है यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो हमारे पास कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, 2 नंबर आप लोगों के पक्का हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका संदर्भ हम पहले हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद हम इसका संदर्भ भी लिखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक, संदर्भ देखिए हमने हेडिंग डाल दिया और लिखेंगे क्या कि हमारे पास जो गद्यांश दे रखा है तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश
गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के गद्य खंड में संकलित किसे लिया गया प्यारे बच्चों? संकलित मित्रता, इसको हम हाईलाइट कर देंगे या काली पेन से लिख देंगे, ठीक। मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, ठीक। ठीक है, क्या है? अवतरित है। यही चलते हम आगे। अब देखिए अवतरित है तो इसके लेखक कौन है, तो लिखेंगे लेखक, इसके लेखक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर जो है कोई नहीं रोक सकता लाने से, ठीक है। आइए चलते हैं, देखिए यहाँ तक जो है हमारे पास यह गद्यांश हो गया, ठीक है। अगर ऐसा लिखते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहता है कि अगला प्रश्न हमारे पास रेखांकित अंश की व्याख्या करने को। तो देखिए रेखांकित अंश जो है यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ से और यहाँ तक का हमारे पास क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या भी अच्छी तरीके से हम कर लेंगे, और व्याख्या भी अच्छी तरीके से देखिए हम कर दिए हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या हम हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम बुरी संगति यानी कि बुरे लोगों का साथ करते हैं तो जो घातक बुखार होती है, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी हानिकारक होती है, उसके समान हानिकारक होती है। और कह रहा है कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, तो वही देखिए क्या कह रहा है कि ज्वर यानी कि बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मालूम होगा कि अगर कोई भी बीमारी किसी भी मनुष्य के शरीर को घेर लेती है तो उसके स्वास्थ्य और उसके शरीर को क्या करती है, नष्ट कर देती है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए हमें बुरी संगति का साथ नहीं देना चाहिए और अच्छे कर्मों को करना चाहिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यही है। यहाँ तक आप लोग लिख देते हैं तो यहाँ से भी हमारे पास दो नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक। आइए चलते हम आगे। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न इसमें देखिए कौन सा पूछता है। तो तीसरा प्रश्न इसमें देखिए पूछा है क्या कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या क्या कहा गया है। युवा पुरुष संगति के बारे में क्या कहा गया है, वही हमसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर जो है उन्नति की ओर अग्रसित करेगी। इसकी कहने का मतलब तात्पर्य छोटा सा है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कि बुरे लोग की जो संगति होती है, अगर उसका हम साथ देंगे तो हम क्या करेगा
तो हमें गड्ढे में ले जाएगा, नीचे की ओर ले जाएगा। गड्ढे का में ले जाने का मतलब कि वह हमारे जीवन की उन्नति नहीं कराएगा, वो हमारे जीवन को कठिनाइयों में व्यतीत कराएगा। ठीक, और देखिए अच्छे लोगों का अगर हम साथ देते हैं, तो अच्छे लोगों का अगर हम साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे से हम पढ़े लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अभी हमारे पास कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों? 6 नंबर का होता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि पद्यांश हमारे पास दे रखा है कि पूर्ते निकासी रघुवर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पोट सुखी गए मधुरा धर वे फिरी बूझती है चलो अब केतिक पूर्ण कुटी करिहो किंत है तीय की लाखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चुए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए अगर यह जो हमारे पास गद्यांश दे रखा है, सॉरी बच्चों पद्यांश जो दे रखा है, यह जो है हमारे पास वनपथ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कवितावली है, उसी में का जो उसका एक शीर्षक है वन पथ पर, उसी शीर्षक से जो है यह जो है हमारे पास लिया गया है। यह जो पद्यांश हमारे पास लिया गया है वन पथ पर। यहाँ से देखिए इसका अगर हम संदर्भ लिखना चाहें तो इसका संदर्भ हमने लिख दिया है, जिस तरीके से हमने पहले लिखा है उसी तरीके से इसका संदर्भ यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे कि इसका दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए संदर्भ हम इसका लिखेंगे और इस पूरे की हमें क्या करना है, व्याख्या भी करने को कह रहा है। तो देखिए पूरे की व्याख्या भी पूछ सकता है, या अगर रेखांकित अंश की कर देता है तो रेखांकित अंश की आप लोग व्याख्या कर देंगे। पूरे की न कर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। अगर पूरा कहता है तो हम पूरे की व्याख्या हम कर देंगे। ठीक, तो देखिए पूरे की व्याख्या हमने किया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से क्या है, अवतरित है। वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए इसमें प्रसंग का क्या प्रयोग हुआ है कि प्रसंग कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक जो है वर्णन किया है। इस जो है इस पंक्तियों में जो है कवि ने सीता जी पैदल वन को जा रही हैं, तो उसमें का जो है मार्मिक वर्णन जो है कवि जी कर रहे हैं। तो देखिए क्या व्याख्या कर रहे हैं आप, तो देखिए कह रहा है कि राम लक्ष्मण और सीता जी बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। ठीक, और देखिए और उनके सुंदर ओठ ठकान के कारण जो है सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम जी से पूछा, ठीक है, अभी हमें कितनी दूर जो है, क्या आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि सीता जी पूछ रही हैं कि अभी हमें और कितनी दूर जो है चलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि और चलना पड़ेगा, कितनी दूर और हमें यानी कि चलना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि कितनी दूर पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। उसी में पूछ रही हैं सीता जी कि कितना दूर हमें चलना पड़ेगा और कितनी दूर पत्तों की कुटिया बनाकर हम रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम जी सीता की व्याकुलता को तुरंत समझ गए। श्री राम जी क्या हैं कि सीता की व्याकुलता को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समझ जाते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वे बहुत थक चुकी हैं, कि वह समझ जाते हैं कि सीता जी जो है बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं, विश्राम। अब देखिए राजमहल की सुख भोगने वाली अपनी पत्नी को ऐसी दशा में देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ठीक है, श्री राम जी के
सुंदर नेत्रों से क्या हुए, आंसू भी टपकने लगे। इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य, इसमें क्या क्या सौंदर्य, यानी कि इसमें अगर बात करें तो भाषा तो सरस एवं मधुर व्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, छंद हमारे पास कौन सा इसमें सवया, और अलंकार हमारे पास क्या है स्वभावोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया हुआ है। और रस देखिए इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य, और शब्द शक्ति जो है लक्षण एवं व्यंजना, लक्षण एवं व्यंजना। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए इतना लिखने पर हमें 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होठ सूख गए थे। प्यारे बच्चों अगर आप लोग ऊपर पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको भी हल कर देंगे। देखिए राम और लक्ष्मण सीता जी तीनों बड़े धैर्य के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2-3 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके होठ थकान के कारण क्या हो गए, सूख गए। अब देखिए आगे यहाँ तक आप लोग व्याख्या कर देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछ रहा है, अब देखिए तीसरा में क्या करा है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो कहेंगे क्या कि श्री राम के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थीं और वे बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा देखकर श्री राम के आंखों में जो है आंसू निकलने लगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सीता जी जब वन को जा रही थी तो क्या वो सोच रहे थे कि जो राजमहल यानी कि राजमहल में सुख भोगने वाली की ऐसी दशा वो जब देखते हैं श्री राम जी, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो उनकी आंखों में क्या होते हैं कि आंसू आने लगते हैं। ठीक, आप लोग यानी ये पूरा ना लिखना चाहें, अगर ये भी लिख देंगे कि श्री राम जी ठीक सीता जी को वन में पैदल जाते हुए उनकी दशा को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, या वह राजमहल में सुख भोगने वाली हैं, उनको उनकी इसी दशा पर क्या होता है प्यारे बच्चों, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, देखिए आइए चलते हम आगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 23 और इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि क, इसमें 23 में क और ख करके पूछता है प्रश्न। इसमें हम क वाला देखेंगे कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों 3 जो है हमारे पास महत्वपूर्ण जो है हमारे पास लेखक हैं। अगर इन तीनों का आप लोग याद कर लेते हैं जीवन परिचय, तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, यहाँ से आप लोग 5 नंबर मिल जाएगा। और देखिए पहला कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में हमारे पास जयशंकर प्रसाद और तीसरे में हमारे पास रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए इसमें हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे और आप लोग 2 तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय हम हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे क्या कि कुशल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या है, महादेव सहाय। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था, कोई बात नहीं है। ठीक, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ तक आप लोग लिख देते हैं तो भी नंबर मिलेगा। ठीक, अब देखिए आगे, प्रसाद जी ने सन 1911 से 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। 1911 से 1920 ईस्वी तक पटना और कोलकाता में जो है वकालत किए हैं। फिर क्या करा है कि फिर वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कई बार जेल यात्रा की। इन्होंने क्या हुआ प्यारे बच्चों,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कई बार जो है जेल की यात्रा की है। और देखिए क्या करा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और आगे देखिए क्या करा है कि सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर प्रसाद जी, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 28 फरवरी 1963 में पंचतत्व में लीन हो गया, यानी कि इनका देहावसान जो है 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गया। इनकी कृतियां देखेंगे प्यारे बच्चों, इनकी रचनाएं और ठीक इनकी कृतियां रचना। तो देखिए इनकी जो डॉक्टर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है हमारे पास भारतीय शिक्षा, दूसरा हमारे पास दे रखा है गांधी जी की देन, और तीसरा हमारे पास दे रखा है मेरी आत्मकथा, और चौथा दे रखा है कि मेरी यूरोप यात्रा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। यही चलते हम आगे। अब प्रश्न इसमें का ख वाला देखेंगे। 23 का ख, देखिए 23 में ख में देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। इसमें भी 3 हमारे पास हैं प्यारे बच्चों, तीनों महत्वपूर्ण हैं, सूरदास जी, सुमित्रानंद पंत और बिहारी लाल जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिए हम सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय देखेंगे। आप लोग 2 याद कर लीजिएगा, 5 नंबर आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए जीवन परिचय इनका देखेंगे तो देखिए क्या करें कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कुमायूं के कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद माता का स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद जो है इनकी माता का स्वर्गवास हुआ। पालन पोषण दादी ने किया। बचपन का नाम गोसाईदत्त था। इनका जो है सुमित्रानंदन पंत जी का बचपन का नाम क्या था? गोसाईदत्त। और पिता गंगादत्त पंत थे। अल्मोड़ा राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया। यहीं पर अपना नाम बदलकर जो है सुमित्रानंदन पंत कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि फिर म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। यानी कि गांधी जी ने इन्हें बुलाए और इन्होंने गांधी जी के बुलाने पर कॉलेज को छोड़ दिया। और क्या करा कि स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन किया। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक संस्कृति पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए कि सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद इसमें दे रखा है कि चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को जो है इनका देहावसान हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनका जो है देहावसान हो गया सुमित्रानंदन पंत जी का। तो आइए चलते हम आगे। अब देखेंगे इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो इनकी काव्य कृतियाँ प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए पहला हमारे पास दे रखा है कि वीणा, दूसरा ग्रंथि, और तीसरा दे रखा है पल्लव, और चौथा हमारे पास है नौका विहार। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा आप लोग, इत्यादि कर सकते हैं। तो देखिए आइए चलते हम आगे। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हो जाने के बाद आइए चलते हम आगे। देखिए अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 24 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए संस्कृत के गद्यांश दे रखा है
और इसमें से हमें इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे हिंदी में। तो देखिए क्या कर रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाडंगमयस्य संस्कृतेश्च अवलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगल युवराजः दरासिकोः। ठीक है, अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् स तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत्र तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायां कारितः। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यह देखिए इसका अगर हम संदर्भ लिखें तो संस्कृत में हमारे पास जो है गद्यांश दे रखा है, उसका संदर्भ पूछ रहा है, और प्रसंग यानी कि व्याख्या भी उसका हमें करना है, तो व्याख्या भी हम कर लेंगे। तो देखिए संदर्भ हमारे पास दे रखा है कि तो इसका संदर्भ बहुत ही आसान होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश हमारे पास दे रखा है वाराणसी पाठ से जो है उद्गृत है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। अगर इसमें हम बात करें प्यारे बच्चों की इसमें लेखक और कवि, यानी कि इसमें लेखक और कवि का नाम नहीं लिखा जाता है, यानी इसमें लेखक और कवि के बारे में नहीं लिखा जाता है। ठीक, आइए चलते हम आगे। देखिए प्रसंग, इस पद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ये जो हमारे पास पद्यांश दे रखा है ऐतिहासिक, वाराणसी के ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के बारे में जो है इस पद्यांश में बताया गया है गद्यांश में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अनुवाद इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो देखिए इसका अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की जो है केंद्र स्थली है। क्या कह रहा है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। कह रहा है कि यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसने जो है उपनिषद को पढ़ा और उसका जो है उसको जो है फारसी भाषा में भी उसको कन्वर्ट कराया, अनुवाद कराया उसको फारसी भाषा में। ठीक है, अब देखिए इसका जो ख वाला प्रश्न होता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए ख वाला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नामम भारती यत्र संतति। तो यह जो श्लोक हमारे पास दे रखा है या पद्यांश दे रखा है वो वीर विरेड पूज्यते नामक पाठ से हमारे पास लिया गया है। तो देखिए इसका संदर्भ हम कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर विरेड पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो इसकी व्याख्या में समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। बिल्कुल यही है, यहाँ से भी हमारे पास जो है 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आप लोगों के क्या होने वाले हैं, पक्के होने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हम आगे। देखिए अब आगे दे रखा है हमारे पास कि अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में, यानी कि पेपर जो हमारे पास देगा उसमें कुछ जो श्लोक, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो श्लोक हम बताएं इसका अर्थ, यानी कि ऐसा इसे ही ना लिख दीजिएगा, कोई अलग से लिखना होता है। ठीक, यानी कि पेपर में दिया रहेगा 2 श्लोक अथवा करके, तो उसे नहीं लिखना होता है, अलग से लिखना होता है। ठीक, तब आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो देखिए इसमें हमारे पास यह आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा श्लोक है हमारे पास जो बार बार पूछा जाता है, यानी कि यही आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। 2 नंबर जो है अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। अब देखिए इसमें का घ हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर संस्कृत में दीजिए। कि उत्तर जो है संस्कृत में देना होता है, वो भी 4 प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्नों के उत्तर जो है हमें संस्कृत में देना होता है। तो जो आएगा उसे आप लोग दे दीजिएगा। तो देखिए पहला दे रखा है हमारे पास पदेन बिना किम दूरम याति। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पदेन बिना पत्र दूरम याति। विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते, यानी कि विद्या अभ्यास करने से बढ़ती है। और देखिए वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, यानी कि वीर वीरेण यानी कि वीर जो है वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरने पर मंगल भवति यानी कि मंगल होता है। आगे दे रखा है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम स्ति। देखिए दे रखा है कि विश्वस्य संतराष्ट्र ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह देखिए 4 क्वेश्चन है और चारों क्या है महत्वपूर्ण है। 2 नंबर यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। आइए चलते हम आगे और देखिए हमारे पास अगला प्रश्न जो दे रखा है 25वां, जो 4 नंबर का पूछेगा। ठीक, हमारे पास दे रखा है क्या है, लेटर है, एप्लीकेशन है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्र। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। ऐसा पत्र लिखेंगे कि कोई भी पढ़े तो आप लोगों को नंबर दे दे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे हम लिखेंगे उस मित्र के लिए। तो लिखेंगे प्रिय मित्र सस्नेह नमस्कार। तो अब देखेंगे आज प्रातः ही समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पर तुम्हारे पिताजी की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होने की खबर पढ़ी। खबर पढ़ते ही आंसू और यादों की अविरल धारा आंसुओं के रूप में निकल पड़ी। इच्छा तो बहुत है परंतु माता जी की अस्वस्थता के कारण आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। ठीक, आगे देखिए मित्र मैं जानता हूँ कि तुम्हारे व परिवार के लिए यह बहुत कठिन समय है। देखिए अपने पिता को खोना शायद वह अमूल्य क्षति है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, परंतु इस दुख की घड़ी में तुम्हें साहस व दृढ़ता से काम लेना होगा। तुम्हारे अपने परिवार को जो है इस दुख को सहन करने के लिए दृढ़ता देनी होगी। तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। आंसू बहाकर या दुखी होकर उसे कम न करो। मैं फिर एक बार तुमसे अपने परिवार को इस दुख के समय दृढ़ता व साहस देने की अपेक्षा करता हूँ। तुम्हारा मित्र। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, दिनांक डाल देंगे तुम्हारा मित्र। अगर आप लोग ऐसा लेटर एप्लीकेशन लिख देते हैं तो आप लोगों को एग्जामिनर जो है जरूर नंबर देगा। ठीक, आइए चलते हम आगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब चलिए चलते हम आगे। तो देखिए हमारा लास्ट प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो 7 नंबर का पूछता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पहले 9 नंबर का पूछता था, अब 7 नंबर में पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण, महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण या यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण भी कर सकते हैं। मेरा प्रिय कवि और ऑप्शन यानी कि इसमें देखिए चौथा में जो है हमारे पास देश प्रेम पर जो है निबंध। महत्वपूर्ण सभी निबंध है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्या है महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को जो है 95% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले प्रश्न के यानी कि अगले वीडियो में मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।